नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो है प्रागैतिहासिक काल, प्रीहिस्टोरिक पीरियड। हमने पिछली वीडियो में बात की थी मिशन जेआरएफ की, तो मिशन जेआरएफ हमारा शुरू होता है प्रागैतिहासिक काल से, प्रीहिस्टोरिक काल से, जहाँ से हमारा इतिहास शुरू होता है, मनुष्य प्रजाति का इतिहास शुरू होता है। और उस इतिहास को हम प्रागैतिहासिक काल से शुरू करते हैं और पहली वीडियो जो इस मिशन जेआरएफ दिसंबर 2025 की है वो हम आज प्रागैतिहासिक काल की लेकर आए हैं, प्रीहिस्टोरिक टाइम पीरियड की लेकर आए हैं। हम जानेंगे इस वीडियो में कि प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य उत्पत्ति किस तरह से हुई, कौन-कौन से मनुष्य के ऐसे नाम थे और कौन-कौन से उनकी विशेषताएँ थी, किस तरह से मनुष्य ने धीरे-धीरे विकास किया, क्या नाम उनके पढ़े इतिहासकारों ने उन्हें क्या नाम दिए, किस तरह से उन्होंने घर बनाना शुरू किया, शिकार करना शुरू किया, आग जलानी शुरू की। तो इतिहास का जो समय काल है उसको भी आज हम पढ़ने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, और किस तरह से मनुष्य ने समय के साथ-साथ विकास किया, विकसित हुआ, धीरे-धीरे अपने आप को डेवलप किया, वो चीज़ें भी हम आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताएँगे। तो आज मैं आप लोगों के सामने महत्वपूर्ण नोट्स लेकर आया हूँ जिसको मैं हाइलाइट करके आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ और उन्हीं बातों को हम डिस्कस करेंगे आज। तो जो प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, आधे ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, मतलब इतिहास को हमने 3 भागों में डिवाइड किया। सबसे पहले इतिहास की बात करते हैं। इतिहास को हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। पहला है प्रागैतिहासिक काल, ठीक है? प्रागैतिहासिक काल जैसा आप सामने देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, यह वह काल है जिसका कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, ठीक है? ये कौन-सा काल है? जिसका कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इस काल का इतिहास पूर्णतः उत्खनन में मिले पुरातात्विक साक्ष्यों पर उपलब्ध है या निर्भर है, ठीक है? तो यह कौन सा काल है? प्रागैतिहासिक काल हम किसे कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल हम उस टाइम पीरियड को कहते हैं, उस समय काल को कहते हैं जिसका अपने पास कोई रिटर्न रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है? जिसका हमें ओनली पुरातात्विक साक्ष्य है, आर्कोलॉजिकल सोर्सेज हैं, जैसे पत्थर हैं, औजार हैं, या फिर झोपड़ियों के साक्ष्य हैं। रिटर्न रिकॉर्ड नहीं है लेकिन आर्कोलॉजिकल सोर्सेज है। आर्कोलॉजिकल सोर्सेज जो इस पृथ्वी पर पड़े हैं, जो निर्जीव अवस्था में कोई सोर्स पड़े हैं, कोई मुर्दे दफनाए गए हैं, कोई घर के हमें ढांचे के साक्ष्य मिलते हैं, नालियों के साक्ष्य मिलते हैं, हड़प्पा सभ्यता में, दैट इज कॉल्ड आर्कोलॉजिकल सोर्स, ठीक? तो उसको हम किस में रखेंगे? प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में क्या होता है? हमारे पास रिटर्न रिकॉर्ड नहीं है, ओनली हम आर्कोलॉजिकल सोर्सेज पर निर्भर रहते हैं, उन्हीं के माध्यम से हम इतिहास की गणना करते हैं, इतिहास को गढ़ते हैं, लिखते हैं और इतिहास को बनाते हैं, ठीक है? अगला आता है आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक है? आद्य ऐतिहासिक काल में क्या होता है कि इसमें रिटर्न रिकॉर्ड तो हमारे पास है, लिपि है, रिटर्न रिकॉर्ड्स है, लेकिन क्या होता है उसकी प्रमाणिकता हमारे पास सत्यापित नहीं होती है, ठीक है? उसको पढ़ नहीं पा सकते हैं। इसमें आर्कोलॉजिकल और रिटर्न रिकॉर्ड्स होते हैं, लेकिन आर्कोलॉजिकल सोर्सेज के आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन रिटर्न रिकॉर्ड अभी तक नहीं पढ़े गए, ठीक है? रिटर्न रिकॉर्ड हमारे पास है लेकिन पढ़े नहीं गए, ठीक है? जैसे हड़प्पा सभ्यता की लिपि, हड़प्पा सभ्यता की लिपि हमारे पास है लेकिन हम उसे अभी पढ़ नहीं पाए, अभी तक पढ़ नहीं पाए, ठीक है? तो वो भी एक सोर्स है लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाए, उसको हम आद्य इतिहास में रखते हैं। और वैदिक संस्कृति का हमारे पास रिटर्न रिकॉर्ड है, उनको कुछ एक हम पढ़ पाए हैं, कुछ एक को नहीं पढ़ पाए हैं, लेकिन मोस्टली 90 से 95% जो चीजें हैं वैदिक काल की, वैदिक लिटरेचर की हमने पढ़ ली है, उसको जान लिया है, समझ लिया है, लेकिन वो चीजें आद्य ऐतिहासिक काल में आती हैं, ठीक है? अगला है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल कौन सा होता है? इस काल में इतिहास लिखित साधनों पर निर्भर करता है। मोस्टली क्या होता है कि इस काल पर जो है हमारे पास रिटर्न रिकॉर्ड अवेलेबल होते हैं, भरपूर मात्रा में रिटर्न रिकॉर्ड है, ठीक है? मनुष्य ने लिखे हर चीज के बारे में, जो मनुष्य ने लिख रखा है उसको हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। ऐतिहासिक काल यहाँ पर क्या है कि आर्कोलॉजिकल सोर्सेज के साथ रिटर्न रिकॉर्ड भी मैच होते हैं। जब आर्कोलॉजिकल सोर्स और रिटर्न रिकॉर्ड मैच होंगे तो उसको हम ऐतिहासिक काल कहते हैं, क्योंकि वो प्रमाणिकता सिद्ध हो जाती है, तो उसको क्या बोलेंगे? ऐतिहासिक काल। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से ऐतिहासिक काल हमारा क्या है? प्रारंभ होता है, क्योंकि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के बाद जो है हमारे पास रिटर्न रिकॉर्ड जो है उपलब्ध हो जाते हैं, लिखित साक्ष्य हमारे पास इतिहास के उपलब्ध हो जाते हैं, ठीक है? तो इतिहास को इस तरह से हम 3 भागों में बांटते हैं, ठीक है? अगला जो हमारा सेनोजिक काल है, फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड आते हैं। इतिहास को हमने 3 भागों में बांट दिया। फिर आगे जो मनुष्य की उत्पत्ति के बारे में, जैसे सेनोजिक काल आता है, पैलियोसीन काल आता है, ये टाइम पीरियड बांटा गया है। 8 करोड़ वर्ष पहले, 6 करोड़ वर्ष पहले, 3 करोड़ वर्ष पहले कौन सा युग था, फिर 1 करोड़ 20 लाख वर्ष पहले कौन सा काल था। तो ये जो सामने आप देख रहे हैं, प्लायोसीन है, प्लेस्टोसीन है, ठीक है, होलोसीन है, ये क्या है? ये काल है। इतिहासकारों ने इसको डिवाइड किया है और इन्हें नाम दिया गया है, और टाइम पीरियड के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट नाम जो है दिए गए हैं, ठीक है? लगभग 360 लाख वर्ष पहले प्राइमेट प्रजाति उत्पन्न, मतलब हमारा जो अस्तित्व है, हमारा जो मनुष्य प्रजाति का जो इतिहास है, वो 360 लाख साल पहले हमारी प्रजाति जो है वो धरती पर बनना शुरू हो गई थी, ठीक है, विकसित होना शुरू हो गई थी, ठीक है? फिर उसमें जो डिफरेंट डिफरेंट नाम है, जैसे होमोनिड है, प्राइमेट है, होमोसेपियंस है, होमो हैबिलिस है, उन्होंने क्या है, उनके नाम क्यों रखे? उनके नाम इस आधार पर रखे गए जिस तरह से उन्होंने विकास करना शुरू किया, विकसित करना शुरू किया, जब डिफरेंट डिफरेंट जब विशेषताएं अलग अलग जिस मानव की रही है उसको अलग अलग नाम से
हमने नाम दे दिया, इतिहासकारों ने नाम दे दिया, ठीक है। तो होमोनाइट का विकास 240 लाख पहले हुआ था, ठीक है। होमोनाइट जो वानर प्रजाति का था, मतलब वानरों से हमारी उत्पत्ति हुई है ऐसा माना जाता है, ठीक है। लगभग 56 लाख वर्ष पूर्व पहले होमोनिड प्रजाति विकसित हुई। अब इनके बारे में हम डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे, अभी मैं आपको मोटा मोटा आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। होमोनिड्स जो है वो अफ्रीका के आसपास सबसे पहले हमने देखे थे। फिर सबसे प्राचीन जो होमोनिड है उसका नाम ऑस्ट्रेलोपिथेकस रखा गया, ठीक है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है खुले मैदानों में रहना पसंद करते थे। फिर धीरे धीरे क्या है, ये मनुष्य के नाम है, ठीक है। इनकी विशेषताएं हम आगे जानेंगे। ऑस्ट्रेलोपिथेकस की जो खोज है 1959 में तंजानिया स्थित उल्डुवई गोर्ज नामक स्थान पर हुई थी। ऑस्ट्रेलोपिथेकस और आगे का मानो आ जाता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस की जो तुलना में क्या है, अब नीचे और इनकी विशेषता बताएंगे कि होमो का मस्तिष्क बड़ा होता था, जबड़े बाहर की ओर कम निकले हुए और दांत छोटे होते थे, ठीक है। मतलब ये विशेषता किसकी बताएगी, ऑस्ट्रेलोपिथेकस की बताएगी। अब हम होमो प्रजाति जो होमो अब होमो जो प्रजाति है जिससे मनुष्य का निर्माण हुआ, ये पहले की प्रजाति है, जैसे क्या होता है ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, ठीक है। होमोनिड है, प्लाइसीन युग की बातें हैं, पिछले युगों की बातें हैं। लेकिन अब जब होमो की प्रजाति होमो सेपियंस जो आधुनिक मानव जिसे कहा जाता है, उसके जो प्रकार है पहले कौन कौन से थे, तो हम बता सकते हैं कि होमो हेबिलस पहला मानव था जो मतलब होमो प्रजाति से था, लेकिन उतना विकसित नहीं था, ठीक है। सबसे उसकी मेन जो विशेषता थी वो क्या थी, औजार बनाने वाला, ठीक है। होमो हेबिलस को क्या बोला गया, औजार बनाने वाला। और प्रथम कारीगर मानव भी होमो हेबिलस को कहा गया, ठीक है। प्रथम कारीगर मानव भी होमो हेबिलस को कहा गया है, जिसकी उत्पत्ति 20 लाख वर्ष पूर्व हुई थी। तो पहला जो मानव है जिसने विकास के रथ का पहिया घुमाया, मतलब पहिए का आविष्कार अभी नहीं हुआ है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि जिसने, मेरे बोलने का मतलब ये है कि जिसने कुछ वर्क करना शुरू किया, जिसने कुछ काम करना शुरू किया, जिसने कुछ विकसित होने के लिए कुछ हाथ पांव हिलाने शुरू किया, वो पहला मानव था होमो हेबिलस, ठीक है। इसको प्रथम कारीगर मानव भी कहा जाता है। और ये 20 लाख वर्ष पूर्व इसकी उत्पत्ति हुई, औजार बनाना इसने सीख लिया था, ठीक है। दूसरा आता है फिर होमो इरेक्टस, ठीक है। ये सीधे खड़े होकर 2 पैरों पर चलने वाला मनुष्य था। मतलब होमो हेबिलस 4 पैरों पर चलता था, लेकिन औजार का बनाना इस्तेमाल करना इसने थोड़ा बहुत सीख लिया था, ठीक है। फिर आता होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस क्या है, मतलब सीधे खड़े होकर 2 पैरों पर चलता था, मतलब आधुनिक मनुष्य की तरह होमो इरेक्टस 2 पैरों पर चलता था, यानी 4 पैरों पर नहीं चलता था, ये 2 पैरों पर चलता था। दैट इज कॉल्ड होमो इरेक्टस, ठीक है। होमो इरेक्टस क्या कहा जाता है, 2 पैरों पर चलने वाला मनुष्य। यदि प्रश्न पूछा जाए किसी भी एग्जाम में, टीजीटी के हैं, पीजीटी के हैं, या फिर यूजीसी नेट का एग्जाम है, स्टेट के कोई भी विशेष एग्जाम है, तो सीधा खड़े होने वाला मनुष्य जो था वो था होमो इरेक्टस, ठीक है। इसी की एक और प्रजाति, इसी में एक और प्रजाति आती थी पिथेकैंथ्रोपस, सीधा चलने वाला कभी मानो, मतलब इसको पिथेकैंथ्रोपस भी कहा जा सकता है, ठीक है। अब इसकी एक और विशेषता भी थी, इसकी और एक विशेषता क्या थी, इसकी थी अग्नि का प्रयोग करने वाली प्रथम जाति भी होमो इरेक्टस थी। अब 2 प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं आपके लिए। पहला प्रश्न क्या है कि सीधे खड़े होने वाला मानव था होमो इरेक्टस, और अग्नि का प्रयोग पहली बारी अग्नि का प्रयोग किसने किया था, होमो इरेक्टस प्रजाति ने किया था, ये भी आप नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर होमो सेपियंस की बात आती है, जिसको आधुनिक मानव भी बोला जाता है, प्राज्ञ मानव बोला जाता है, चिंतनशील मानव बोला जाता है, ठीक है। होमो सेपियंस यानी कि आधुनिक मानव जिसने अपनी बुद्धि का, यानी कि बुद्धिमान, वाइज मैन भी बोला जाता है, जिसने सबसे पहले अपनी बुद्धि का प्रयोग करना शुरू किया था, दिमाग लगाना शुरू किया था, ठीक है। ये जो बुद्धिमान मानव, इसको नाम दिया गया, वो दिया गया कार्ल लिनियस ने, ठीक है। कार्ल लिनियस ने इसको बुद्धिमान, वाइज मैन की जो है संज्ञा दी है, ठीक है। फिर होमो हाइडलबर्ग आता है, फिर होमो निएंडरथल आता है। ये एक इंपॉर्टेंट जो प्रजाति थी मनुष्य की, होमो निएंडरथल ने क्या किया था, निएंडरथल जो होमो निएंडरथल था, इसकी जो प्रजाति 1,30,000 वर्ष से 35,000 वर्ष पूर्व तक थी, ठीक है। तो शवाधान की शुरुआत किसने शुरू की थी, शवाधान का मतलब होता है जहां आप शवों को दफनाते हैं। यदि मृत्यु संस्कार आप वर्तमान हिंदू कल्चर में देखते होंगे, या फिर मुस्लिम कल्चर में देखते होंगे, सिखिज्म में देखते होंगे, तो जब किसी की डेथ होती है तो उसको दफनाता है, कोई जलाता है। तो इस तरह से क्या है कि उस समय भी मनुष्य ने ये चीजें सीख ली थी। तो शवाधान की जो शुरुआत है वो होमो निएंडरथल ने की थी, सबसे पहले, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फिर अगली जो प्रजाति आती है वो है होमो सेपियंस सेपियंस। यह प्रजाति वर्तमान मानव है, ठीक है। होमो सेपियंस का ही एक पार्ट है, मतलब अगली जो विकसित प्रजाति है वो है होमो सेपियंस सेपियंस, यानी सेपियंस 2 बार। यदि आपसे पूछा जाए कि वर्तमान जो मानव प्रजाति है वो कौन सी है, होमो सेपियंस, यानी हम और आप क्या है, होमो सेपियंस सेपियंस। हम हमारा जो विकसित होने का टाइम पीरियड है वो है 30,000 वर्ष पहले अस्तित्व में आया, ठीक है। बाकी प्रजातियां लुप्त हो गई, होमो हेबिलिस, होमो इरेक्टस लुप्त हो गए, लेकिन होमो सेपियंस सेपियंस जो है वो आज भी अस्तित्व में, हम और आपके पूर्वज आज भी अस्तित्व में है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है मनुष्य के प्रजातियों से लेकर थी, ठीक है। फिर एक और इंपॉर्टेंट ऑस्ट्रेलोपिथेकस एक प्रजाति मैंने आपको बताई थी। सबसे पहले इसने पत्थर के औजार बनाए थे, लेकिन सबसे पहले पाषाण औजार बनाने का श्रेय होमो हेबिलस को जाता है, जिसको हम कारीगर मानव भी कहते हैं, ठीक है। अब पाषाण उपकरण के बारे में कुछ बात कर लेते हैं कि ये लोग जो कौन कौन से पाषाण जो उपकरण है वो यूज करते थे। जो भी प्रजातियां अभी तक मैंने आप लोगों को गिनवाई है उनके बारे में हम बताना चाहेंगे कि कौन कौन सी जो औजार है वो यूज करते थे। जैसे ओल्डोवान है, एविवली है, एशुली है, क्लेक्टोनियन है, लियोलवाई है, माइकोक्यूविन है। ये क्या है, औजारों के टाइप्स है, ठीक है। ओल्डोवान, लुई लीके, ये इंपॉर्टेंट जो मैं नीचे हाईलाइट आपको किए हैं, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है।
एशुलियन औजारों की बात करते हैं, ऊपर वाले इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, नीचे की बात करते हैं। एशुलियन जो औजार है, एशुली भी इनको बोला जाता है, ये पाषाण औजार संस्कृति होमो इरेक्टस से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? होमो इरेक्टस से संबंधित है। इसकी विशेषता अंडाकार और नाशपाती के आकार का हस्तकुठार है। मतलब नाशपाती आपने देखी होगी, अंडा भी आपने देखा होगा, तो इस तरह के औजार होते थे। ये जो एशुलियन औजार है, ये मोटे मोटे औजार होते थे, बड़े बड़े औजार होते थे, जो घिस कर पत्थर आते थे नदियों से। जैसे आजकल भी आप पूरे भारत में देख रहे हैं, बाढ़ आ रही है, उसमें जो पत्थर घिस कर आ रहे हैं, उनको ये औजारों के रूप में इस्तेमाल करते थे उस समय की जो प्रजाति थी मनुष्य की। ठीक है, भारत में एशुलियन संस्कृति के उपकरण सर्वप्रथम मद्रास के समीप अतिरपकम, ठीक है, अतिरपकम से प्राप्त हुए हैं। इसे मद्रास संस्कृति भी कहा जाता है। यदि पूछा जाए कि एशुलियन संस्कृति को और किस नाम से जाना जाता है, तो मद्रास संस्कृति या मद्रासियन संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। मद्रास संस्कृति का जो नाम है, इसे दिया था कृष्णा स्वामी ने। ठीक है, फिर अगले पत्थर या औजारों के बारे में जो बात करते हैं वो है लोहेलवाई प्रकार के। ठीक है, लोहेलवाई पत्थरों से शल्क उतारने की विधि है। लोहेलवाई क्या है? पत्थरों से शल्क मतलब टुकड़े उतारने की विधि है, जो मध्य प्लेस्टोसीन काल की है। ठीक है, पाकिस्तान में सोहन नदी घाटी के औजार लोहेलवाई तकनीक के हैं। ठीक है, कौन से तकनीक के हैं? लोहेलवाई तकनीक के हैं। तमिलनाडु में अतिरपकम एवं महाराष्ट्र में नेवासा से भी इस तरह के जो औजार मिले हैं। मतलब पत्थरों से जो अलग अलग टुकड़े करके तोड़ के जो है औजार निकाले जाते थे। ठीक है, 1836 ईस्वी में एक और इंपॉर्टेंट बात आप नोट कर लीजिए कि 1836 ईस्वी में मानव इतिहास को त्रिकाल, पाषाण, कांस्य, लौह काल में विभाजित किया था। ठीक है, त्रिकाल मतलब 3 टाइम पीरियड, मतलब 3 ईयर सिस्टम। ठीक है, इसको जो नाम दिया था, पीएस होम का नाम भी त्रिकाल विभाजन से जुड़ा, इन्होंने इसको क्या कहा था? त्रिकाल विभाजन कहा था। फिर 1865 में जॉन लुबाक की अपनी बुक आती है प्री हिस्टोरिक टाइम्स में, इसने पूरा पाषाण काल विभाजन किया था, नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल को जॉन लुबाक ने अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक टाइम में डिवाइड किया था। ठीक, फिर और कुछ बातें जान लेते हैं। एक दो बातें जो है, मनुष्य की उत्पत्ति के विषय में 24 नवंबर 1859 को चार्ल्स डार्विन ने पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज प्रकाशित की थी, और पुस्तकों मनुष्य की प्रजातियों के बारे में डिफरेंट एस्पेक्ट पर उन्होंने अपनी बात रखी थी, रिसर्च करके अपनी बात रखी थी, बताया था। ठीक है, अब हम बात करेंगे पूरा पाषाण काल की। देखिए, इतिहास को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। अब हम बात करेंगे काल की, मतलब पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। आज हम बात करेंगे ओनली पूरा पाषाण काल की। मध्य पाषाण की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और नव पाषाण की बात उसे अगली वीडियो में करेंगे। छोटी छोटी वीडियोस बनाएंगे। आज वाली वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, इसको अंत तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न हमेशा आप लोगों को किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिलेंगे, चाहे आप टीजीटी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे पीजीटी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो, चाहे यूजीसी नेट का एग्जाम दे रहे हो, तो ये चीजें क्या है आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल कौन सा काल होता था? ठीक है, 1870 में एडवर्ड लार्टेट ने पूरा पाषाण काल को पुनः 3 भागों में बांटा। अब पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांट दिया गया है। पहले पाषाण काल को 3 भागों में, पहले इतिहास को 3 भागों में, फिर पाषाण काल को 3 भागों में, अब पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से हैं? पूर्व या निम्न पूरा पाषाण काल, जिसको लोअर पैलियोलिथिक एज कहा जाता है। अगला है मध्य पूरा पाषाण काल, जिसको मिडिल पैलियोलिथिक एज कहा जाता है। फिर अगला है उच्च पूरा पाषाण काल, जिसे अपर पैलियोलिथिक एज कहा जाता है। ठीक है, पूरा पाषाण काल में हथियारों का आविष्कार एक क्रांतिकारी घटना थी। बिल्कुल, पूरा पाषाण काल में हथियार बने, जिसका वर्णन हमने ऊपर अभी पीछे वीडियो में किया है। जैसे एविबोली है, एशुलियन है, चॉपर चापिंग है, पेबुल है, ये क्या है? हथियारों के टेक्निक्स थी और बनते थे इस टेक्निक से। ठीक है, पूरा पाषाण काल के लोग जो है नेग्रिटो जाति के थे। रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने 1863 में मद्रास के पलवरम स्थान से पूरा पाषाण काल का उपकरण प्राप्त किया था, जहां से पता चलता है कि पूरा पाषाण काल के लोग जो है औजार, कौन सा औजार यूज करते थे? हस्तकुठार, उसे नाम दिया गया, हस्तकुठार यूज करते थे। हस्तकुठार का जो प्रयोग है वो शिकार करने के लिए यूज करते थे। वो पत्थर का औजार था, कोई लोहे का नहीं था, तांबे का नहीं था, सोने का नहीं था, इस्पात का नहीं था, वो केवल पत्थर का औजार था, और उसको यूज करते थे पूरा पाषाण के लोग। ठीक है, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का पिता कहा जाता है, यानी फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्टोरिकल आर्कोलॉजी का फादर भी इनको कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूरा पाषाण कालीन महाराष्ट्र में एक जगह है बोरी नामक स्थान, जो पूरा पाषाण काल की, वहां से प्राचीनतम तिथि ज्ञात की गई। मतलब अगर डेट की बात की जाए, जैसे हम आज डेट लिखते हैं, आपको पता होती है कल कौन सी डेट है, परसों कौन सी, पिछले कल कौन सी थी, लेकिन डेट की जो शुरुआत है या जो तिथि की जो शुरुआत है, प्राचीनतम जो तिथि है वो बोरी से प्राप्त की गई। महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान है, जिसका जो आसपास, जिसकी जो खोज है वो 14 लाख वर्ष पहले जिसका टाइम पीरियड माना जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि पूरा पाषाण कालीन की जो स्पेन के अल्तामिरा गुफा है, वहां से 1879 में प्रागैतिहासिक मानव की चित्रकारी मिली है। पूरा पाषाण कालीन की विशेषताएं हैं। आज हम निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल की बात भी करेंगे। ठीक है, अब जो पूर्व पूरा पाषाण की जो हम बात कर रहे हैं, पूर्व पूरा पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो 25 लाख ईस्वी पूर्व से 1 लाख ईस्वी पूर्व। देखिए, इसको भी टाइम पीरियड में बांटा गया है। इसमें जो औजार बनाने की जो टेक्निक्स थी, औजार जो इसमें, क्योंकि
किसी भी काल की जो प्रपाषाण काल के जो टाइम पीरियड है, किसी भी काल का निर्धारण हम उसके औजारों के माध्यम से कर सकते हैं, क्योंकि रिटर्न रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज पर ही कर सकते हैं। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज उस टाइम क्या थे, औजार थे, ठीक है। तो उसमें पहला आता है चापर चॉपिंग टेबल संस्कृति, ठीक है। चापर चॉपिंग टेबल संस्कृति इसको क्यों कहा गया है, इसमें ये एक टेक्निक से औजार बनाने की, और इसको एच एल मोवियस ने इस शब्द का प्रयोग किया था। इसके जो उपकरण यानी हथियार, जो औजार है, हमें सर्वप्रथम पंजाब की सोहन नदी घाटी के आसपास मिलते हैं, इसको इसलिए इसको सोहन संस्कृति भी कहा जाता है, ठीक है। चॉपर चॉपिंग टेबल संस्कृति को क्या कहा जाता है, सोहन संस्कृति भी कहा जाता है, ठीक है। और सोहन संस्कृति का जो पहली बार प्रयोग है 1936 में एच डी टेरा ने किया था, यानी कि हेलमुट डी टेरा ने किया था, ठीक है। एच डी संकालिया ने सोहन घाटी में मानव आवास के साक्ष्य एवं हस्त कुठार प्राप्त किए थे। एच डी संकालिया ने जो है वो सोहन घाटी में खुदाई की थी, और वहां पर क्या है, आवास और इसके हस्त कुठार के साक्ष्य इनको मिलते थे, ठीक है। हस्त कुठार संस्कृति भी इसको कहा जाता है, यानी एशुलन संस्कृति, हस्त कुठार संस्कृति, टेबुल और चॉपर चॉपिंग संस्कृति। ये डिसाइड नाम किस पे हो रहे हैं, ये डिसाइड हो रहे हैं आपके औजारों के वर्गीकरण पर, औजारों के बनावट के आधार पर। तो अगला आता है आपका एशुलन संस्कृति, यानी एशुलन हैंडेक्स कल्चर, जहां पे एशुलन किसको कहते हैं, हैंडेक्स कल्चर, ठीक है। तो 1863 में जब पलोरम के नजदीक हमें एक हैंडेक्स मिलता है, ठीक है, रॉबर्ट फ्रूट को एक हैंडेक्स मिलता है अतिरकम से, ठीक है, फिर बदमदुरे से, ठीक है। तो इस आधार पर हम इसको क्या बोल जाते हैं, एशुलन संस्कृति, हैंडेक्स संस्कृति या हस्तकुटार संस्कृति इसको बोलते हैं, ठीक है। हस्तकुटार संस्कृति को मद्रासी संस्कृति भी कहते हैं। मद्रासी संस्कृति क्यों कहते हैं, क्योंकि मद्रास के आसपास इसके जो साक्ष्य हैं सबसे पहले मिले। मद्रास उद्योग इसको कहा जाता है, क्योंकि मद्रास के आसपास ये साक्ष्य मिले हैं, मद्रास के आसपास ये औजार बनाए जाते थे, इसलिए इसको मद्रासी संस्कृति भी कहा जाता है, ठीक है। राजस्थान के चित्तौड़ जिले में सोन संस्कृति, मद्रास संस्कृति के इकट्ठे मिलने के प्रमाण हमारे को मिल जाते हैं, ठीक है। अब पूर्व पाषाण काल में जो औजार हैं उसके जो इंपॉर्टेंट नाम है वो कौन कौन से, जैसे हस्त कुठार यानी हैंडेक्स यूज करते थे, ठीक है, विदारणी यूज करते थे यानी क्लेवर्स यूज करते थे। ये आपको विदारणी भी पूछा जा सकता है, क्लेवर्स भी पूछा जा सकता है, ठीक है, हिंदी में लिखकर। गंडासा, चॉपर और क्या बोलते हैं, खंड बोलते हैं चॉपिंग। चॉपर चॉपिंग जो संस्कृति है ना, बोलने में बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन इसका जो चॉपर का मतलब जैसे नदी से आपके आ गए नीचे, पत्थर आ गए, वो घिस के आगे थोड़ा लगा कि इससे शिकार हो सकता है, किसी जानवर के सिर पे मारने पे नुकसान हो सकता है, उसको मार सकते हैं, उसको खा सकते हैं, ठीक है। खंडक होता है, चॉपिंग होता था, तराश कर बनाया गया होता है, ठीक है। इसके बारे में हम आगे जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आता है पेबुल। पेबुल जो पानी के बहाव में रगड़ कर गोल मटोल, मतलब ऐसे इतना बड़ा पत्थर अगर आ गया है, फिर किसी जानवर के सर पर, जो अभी मैं बात कर रहा था, मार के आप शिकार करते थे। फिर चॉपर का आ गया। चॉपर मतलब पेबुल से निर्मित बड़े आकार वाले उपकरण, जिनके ऊपर एक ही फलक या धार बनी जाती थी। अब क्या आ गया, देखिए पेबुल, पेबुल आ गया पानी के बहाव में, जैसा भी पत्थर आ रहा है उसको हथियार के रूप में यूज किया जा रहा है, ठीक है। दूसरा आ रहा है चॉपर। चॉपर मतलब इसमें एक धार बनाई जा रही है, ठीक है, सिंगल धार, एक धार, सिंगल धार बनाई जा रही है, एक पत्थर में आप एक सिंगल धार बना रहे हैं, जिसके माध्यम से आप क्या है, शिकार कर पा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड चॉपर, ठीक है। पेबुल हमने डिस्कस कर दिया। फिर आता है चॉपिंग। चॉपिंग यानी खंडक, यानी चॉपिंग खंडक मतलब जिसमें दोनों साइड से धार बनाई जा रही है, मतलब ये इधर भी धार है, इधर भी धार है, मतलब इसको दोनों तरफ से इधर से भी यूज कर सकते हैं और इधर से भी यूज कर सकते हैं। ये इसको कौन सी संस्कृति बोलेंगे, चॉपिक संस्कृति बोलेंगे, ठीक है, या फिर खंडक संस्कृति बोलेंगे, या खंडक प्रकार के औजार बोलेंगे, चॉपर प्रकार के औजार बोलेंगे। पेबुल, चॉपर और चॉपिंग, ये चीजें आपने याद रखनी है, ये औजारों के टाइप्स हैं, औजारों के प्रकार हैं, ठीक है। फिर पूर्व पाषाण काल के जो स्थान है, जैसे सोन नदी घाटी है, कश्मीर है, थार का रेगिस्तान है, बेलन घाटी है, भीमबेटका है, ये क्या है आपका इसके जो मुख्य स्थान है, ठीक है। प्राक सोन उपकरण सोन घाटी में मलकपुर, चौतरा, ये चौमुख, कला आदि स्थान किसके हैं, पूर्व पाषाण काल के हैं, ठीक है। पूर्व पाषाण काल के और भी नीचे यहाँ पर प्राक इतिहास से प्राप्त जो स्थान है, वहां पर क्या क्या चीजें प्राप्त हुई है, मैंने हाईलाइट किया, आप देख लीजिएगा। भीमबेटका से हमें क्या मिला है, ये सब पूर्व पाषाण काल की चीजें हैं, पाषाण काल के प्राक इतिहास की चीजें हैं। भीमबेटका से होमोसेपियंस प्रथम मानव गुफा मिली है, चित्रकला का उदाहरण भीमबेटका से मिल जाता है। निवासा से रोमन अरेटाइन शैली के बर्तन पर्सन का साक्ष्य मिल जाता है। फिर अतरंजी खेड़ा से लोहे की भट्टियां और सर्वाधिक लोहे के औजार मिल जाते हैं, ठीक है। नामगांव से माता देवी की प्रतिमा मिलती है, ठीक है। विविध शिल्पों के प्रचलन के प्रमाण मिलते हैं। मेहरगढ़ से प्राचीनतम कृषि साक्ष्य मिल जाता है। नवपाषाण काल की प्राचीनतम बस्ती मेहरगढ़ है, ठीक है। कोल्डी हवा से हमें चावल के साक्ष्य मिलते हैं। चिरान से हमें हड्डी के उपकरण मिलते हैं, ठीक है। बुरझोम से गर्तावास मिल जाता है। पालतू कुत्तों के साथ मालिक को दफनाने का जो साक्ष्य है वो हम हड़प्पा सभ्यता जब हम पढ़ेंगे उसमें भी ये चीजें पढ़ेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है नोट आउट करने के लिए आपको यहाँ पर मैंने बता रहा हूँ, मैं क्या बोलते हैं आपके सामने रख रहा हूँ। भागोर एवं आदमगढ़ पशुपालन के प्रथम साक्ष्य यहाँ पर मिल जाते हैं। पलवरम हैंडेक्स हस्तकुटार का प्रथम साक्ष्य यहाँ से मिलता है। सराय नहर से मधा से मानव के जो अस्थिपिंजर है, मानव के जो कंकाल है वो मिलते हैं। सराय नहर से मानवीय आक्रमण यानी युद्ध हुआ था, सराय नहर से ये जानकारी मिल जाती है कि आपस में जो जनजातियां थी, मनुष्य जो प्रजातियां थी, आपस में युद्ध करते थे, तो युद्ध का जो साक्ष्य है वो सराय नहर से मिल जाता है। बाण धनुष यहाँ से मिल जाते हैं। इस आधार पर अंदाजा लगाया गया है कि यहाँ पर
अस्थिपंजर भी मिलते हैं, बाण धनुष भी मिल जाते हैं, तो अंदाजा लगाया गया है कि यहाँ पर युद्ध हुआ होगा। पिकलियल से भस्म के टीले मिल जाते हैं। देवाबाद जोर संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल है। गिलुंद से प्रस्तर फलक मिल जाते हैं। गिलुंद यानी कि उद्योग मिल जाता है, पत्थरों का जो यूज है हथियार बनाने के लिए, मतलब पत्थरों की फैक्ट्री थी वहाँ पे जहाँ पर हथियार बनाया जाता था। कायथा उत्तरण ये ताम्रपाषाणिक कालीन संस्कृतियाँ, गुनगेरियाँ सबसे बड़ी तांबे की निधियाँ से मिलती है। लंगनाज मध्य पाषाणिक संस्कृति है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट जो क्या बोलते हैं स्थान है, प्लेस है, इंपॉर्टेंट जो हमें जो साक्ष्य है वो इन स्थानों से मिलते हैं, ठीक है। अब नर्मदा घाटी के हथनोरा से हमें 1982 में 2001 में ये खोज हुई थी। अरुण सोनकिया ने होमो इरेक्टस प्रागैतिहासिक मानव की खोपड़ी का जीवाश्म खोजा है। यह भारत से खोजा गया प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म है। हथनोरा से हाथी के जीवाश्म भी नहीं। ये जो प्रश्न है यूजीसी नेट 2021 में पूछा गया था, उस समय मैंने भी एग्जाम दिया था। तो ये प्रश्न सीधा सीधा यहाँ से आता है कि 1982 में अरुण सोनकिया ने कहाँ से खोपड़ी प्राप्त की? नर्मदा के हथनोरा से प्राप्त की थी, ठीक है। कर्नाटक के शामपुर में निम्न मध्य उच्च पुरापाषाण काल में पत्थर को बनाने का केंद्र मिलता है, ठीक है। ये सब विशेषताएं क्या है? पूर्व पुरापाषाण काल की। अब हम मध्य पुरापाषाण काल की बात करते हैं, यानी मिडिल पैलेओलिथिक एज की बात करते हैं, जिसका टाइम पीरियड जो है 1 लाख से 40,000 ईस्वी पूर्व तक रहा है, ठीक है। एच.डी. संकालिया इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। के.डी. बनर्जी इसको मध्य पुरापाषाण काल कहते हैं। इसको क्या है? इसको शल्क संस्कृति भी कहा जाता है। शल्क संस्कृति मतलब फ्लैग कल्चर। फ्लैग कल्चर इनको क्यों कहा जाता है? शल्क मतलब इसमें क्या है? औजारों को और परीक्षित करके और परिष्कृत करके छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना शुरू कर दिया था। मतलब अगर बड़ा पत्थर है तो उसको 2 टुकड़े काट के थोड़ा सा और तेज औजार बनाना शुरू किया। इसको उसके फलक फलक में छोटे छोटे टुकड़े बनाना शुरू किया था। दैट इज कॉल्ड फलक संस्कृति, फलक कल्चर, ठीक है। एच डी संकालिया ने अब हम मध्य पूर्व पाषाण काल की बात कर रहे हैं। एच डी संकालिया ने या सांकलिया ने गोदावरी नदी के तट पर स्थित नेवासा से मध्य पूर्व पाषाण काल की संस्कृति का प्रारूप स्थल घोषित किया था, वहां से कुछ जानकारी इकट्ठा की थी, ठीक है। इसको फलक संस्कृति या शल्क संस्कृति क्यों कहा जाता है? स्क्रैपर्स मेड ऑफ फ्लैग्स, मतलब इस काल के ऊपर मुख्यतः शल्क यानी फ्लैग पे आधार होते थे। क्वार्जाइट के इसको क्वार्जाइट संस्कृति भी कहा जाता है। क्वार्जाइट के चर्ड जेस्पर फ्लिंट आदि पत्थरों के बने होते थे, ठीक है। इसके जो औजार हैं वो चर्ट जेस्पर फ्लिंट आदि पत्थरों के बने होते थे। इस ये पत्थरों के नाम और इन पत्थरों से इस संस्कृति में औजार बनाए जाते थे, ठीक है। इस काल में प्रधानता फलकों की थी। फलक मतलब छोटे छोटे टुकड़े, इसलिए एच डी संकालिया ने या संकलिया ने मध्य पुरापाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहा है, ठीक है। इसमें खुरचनी और वेदक सबसे इंपॉर्टेंट। जो खुरचनी मतलब जिससे मांस आप खुरच के निकाल रहे हैं, किसी भी पशु से जब आप शिकार करते हैं तो उसका मांस जो निकालना होता है तो खुरच के वेदनी होता है, वेदनी से निकालते थे, खुरचनी से निकालते थे। ये क्या है? औजार के नाम है, ठीक है। इसलिए इसको खुरचनी वेदक संस्कृति भी कहते हैं। मध्य पुरापाषाण काल के इंपॉर्टेंट स्थान कौन से? जैसे महाराष्ट्र में निवासा है, चिरकी है, झारखंड में सिंहभूमि तथा पलामू है, उत्तर प्रदेश में चकिया है, वाराणसी है, सिंगरौली है, बेसिन है, मिर्जापुर है, वेलन घाटी कालपी है, मध्य प्रदेश में भीमबेटका गुफाएं, रायसेन, गुजरात में सौराष्ट्र है, हिमाचल प्रदेश में ब्यास, बाणगंगा, सिरसा, सिरस्का घाटी है, ठीक है। मध्य पुरापाषाण कालीन का जो अजमेर में पुष्करपुरा झील जो है वो थार मरुस्थल, वहां से मध्य पुरापाषाण कालीन के जो उपकरण है वो मिले हैं। यहाँ पर उद्योग थे औजार बनाने के, जिसको विलियम मिश्र ने लोनी उद्योग की जो है वो संज्ञा दी है, ठीक है। संगाहों की गुफा स्थल मध्य उच्च पुरापाषाण दोनों से संबंधित है, ठीक है। अब यहाँ पर जो मध्य पुरापाषाण काल की छोटी सी एक टाइम पीरियड था, उसकी जो विशेषताएं मैं आप लोगों के सामने रख चुका हूँ। उसको फलक संस्कृति बोला जाता है, ब्लेड, खुरचनी। अब अगला आएगा फलक संस्कृति। मतलब फलक संस्कृति मतलब उच्च। पहला जो हमने अभी मध्य पुरापाषाण काल में जो डिस्कस किया वो था आपका फलक संस्कृति। अब अगला आ जाएगा आपका पुरापाषाण काल के जो उच्च पुरापाषाण काल आता है। उच्च पुरापाषाण काल को दक्षिणी संस्कृति प्लस फलक संस्कृति मतलब दोनों ही कहा जाता है। उच्च पुरापाषाण काल के औजार, इसका जो टाइम पीरियड वो 40,000 से 10,000 ईस्वी पूर्व था, ठीक है। टाइम पीरियड लेके यदि हम इतिहास को पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर जो टाइम पीरियड का है, अगर हम टाइम पीरियड याद रखेंगे तो हमें उसकी विशेषताएं भी याद रहेगी, उसका स्ट्रक्चर भी याद रहेगा, उस समय किस तरह के औजार बनते थे वो चीजें भी याद रखेंगे। इसलिए टाइम पीरियड याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। उच्च यानी उच्च पुरापाषाण काल के जो औजार है फलक यानी ब्लेड। ब्लेड अब आ गया है। ब्लेड मतलब अब पैने होने लगे हैं, अब और ज्यादा तीखे और ज्यादा खतरनाक औजार उन्होंने बनाना शुरू कर दिया। इसको दक्षिणी या फलक ब्लेड एंड ब्यूरिन कल्चर भी कहा जाता है। चाकू संस्कृति। अब चाकू आपको पता है कितना पैना होता है, मतलब इस तरह के औजार बनाना शुरू कर दिया था। किस चीज से? पत्थरों से, ठीक है। पत्थरों से, क्योंकि लोहे का ज्ञान नहीं था, तांबे का नहीं था उस समय, तो पत्थरों से क्या है चाकू जैसे औजार बनाने। अब जब घिस के ना, जब चाकू को आप घिस के पत्थर के टुकड़े को घिसेंगे पत्थर पे, तो और पैना हो जाएगा और पतला हो जाएगा और तेज हो जाएगा। तो उस ये जो विधि है, ये जो काम है मनुष्य की प्रजातियों ने कब करना शुरू किया था? ये उच्च पुरापाषाण काल में करना शुरू किया था, जो पुरापाषाण काल का सबसे नया पार्ट है, मतलब अंतिम पार्ट है। तो इसमें क्या कर लिया था उन्होंने? अपने चाकुओं को, अपने हथियारों को और चाकू की तरह, ब्लेड की तरह तेज करना शुरू कर दिया था, ठीक है। ब्लेड फलक के उपकरणों के निर्माण में चर्ट, जेस्पर, फ्लिंट ये पत्थरों के नाम है। आदि बहुमूल्य पत्थरों का जो है वो यूज किया जाता था। फिर आता है आपका जो उच्च पुरापाषाण काल के जो मुख्य जो जगह है, जैसे झारखंड है, सिंहभूम है, मध्य प्रदेश जोगदहा, भीमबेटका, महाराष्ट्र में पटने यानी पाटन और भदने है, इनाम गांव है, आंध्र प्रदेश में रेनीगुंटा है, वेमुला, नागार्जुन कोंडा, कुरनूल, बिरला सुब्राम गुफाएं, ये सब क्या है उच्च पुरापाषाण काल का
जो टाइम पीरियड है, उस समय जो प्रमुख जो स्थान है, प्रमुख जो प्लेस है, वो प्रकाश में आए थे। इनकी खोज की गई है और यहाँ से इस तरह के साक्ष्य मिले उत्तर पाषाण काल के। ठीक है, भारत में उच्च पुरापाषाण काल के अवशेष सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी से प्राप्त हुए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका यहाँ से बन सकता है। बेलन घाटी और सोन घाटी में अनेक उच्च स्तर पुरापाषाणिक स्तरों का पता चलता है। 1960 के दशक में इन दोनों घाटियों में जी आर शर्मा, किसने अन्वेषण किया है? जी आर शर्मा ने अन्वेषण किया है। ठीक, किसने किया है? जी आर शर्मा ने अन्वेषण किया है। ठीक है, बेलन घाटी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के चौपानी मांडो से उच्च स्तर पाषाणिक काल से लेकर नवपाषाण युग तक के बसावट अनुक्रम का पता चलता है। ठीक है, पाषाण काल की जो बसावट थी पुरापाषाण काल से लेकर उच्च पुरापाषाण काल की जो बसावट है वो कहाँ मिलती है? चौपानी मांडो से मिल जाती है। यहाँ से झोपड़ियां भी हमें मिल जाती है। ठीक है, यहाँ पर मनुष्य की बसावट का हमें पता चल जाता है। ठीक है, भीमबेटका की गुफाओं में भारत की गुफा चित्रकारी के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। पहली बार गुफाओं का जो प्रयोग है, गुफा चित्रकारी का जो प्रयोग है वो उच्च पुरापाषाण काल में हुआ था। ठीक है, इसी काल में हुआ था। भीमबेटका में सर्वाधिक संख्या में चित्र मध्य पाषाण काल के हैं। ठीक है, जो इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं। पुरापाषाण काल में जो हमने पढ़ा, उसके बाद जो मध्य पाषाण काल आएगा, मध्य पाषाण काल के सबसे ज्यादा चित्र आपको कहाँ मिलेंगे? भीमबेटका की गुफाओं में मिल जाएंगे। ठीक है, फिर इस गुफा में क्या क्या मिलता है? जैसे इस गुफा, जैसे भीमबेटका की गुफाओं को जो है वो क्या कहा जाता है? गवी कहा जाता है। तो गुफाएं थी स्थानीय भाषा में वहां पर गवी कहा जाता है। ठीक है, इस काल की महत्वपूर्ण विशेषता उच्च पुरापाषाण काल में क्या है कि मनुष्य ने पत्थरों को छोड़कर हड्डियों के उपकरण यानी हड्डियों के औजार भी बनाने शुरू कर दिए। जैसे किसी पशु, मरा हुआ पशु है, उसकी हड्डी को एक एज हथियार यूज कर लिया किसी और पशु को मारने के लिए, क्योंकि हड्डियां मजबूत होती थी। पशुओं की हड्डियां भी स्ट्रॉन्ग होती है, जैसे रीढ़ की हड्डी है, कोई साइड की हड्डी है, तो उस हड्डियों को क्या है पहना करके थोड़ा सा घिस कर रगड़ कर उसको ना औजार के शेप में ढाल दिया, औजार बनाकर उसको अन्य पशुओं का शिकार करना शुरू कर दिया था। ठीक है, उच्च पुरापाषाण काल की हड्डी निर्मित माता देवी की प्रतिमाएं भी हमारे को देखने को मिल जाती है उच्च पुरापाषाण काल में, यानी कि फिगर ऑफ मदर गॉडेस। ठीक है, उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी की नर्मदा यानी लोहदा नाला से मिलती है। ठीक है, उत्तर घाटी जो उत्तर प्रदेश की जो बेलन घाटी है वो जो लोहदा नाला है वहां से हमें क्या मिलती है? हड्डी निर्मित माता देवी उच्च पुरापाषाण काल के टाइम पीरियड की मिलती है। दुनिया की प्राचीनतम अस्थि निर्मित माता देवी की मूर्ति हमें यही से मिलती है। कहाँ से मिलती है? दुनिया में सबसे पहले अस्थि निर्मित जो माता देवी है, यानी कि जो मूर्ति है हड्डी से निर्मित, वो कहाँ मिलती है? लोहदा नाला में मिलती है। इंपॉर्टेंट बात आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, हड्डी से निर्मित मतलब पहले, अभी तक हमें नहीं पता चला है कि मूर्तियां भी बनती थी। अभी तक हमें कोई आइडिया नहीं है। जितना भी हमने प्रागैतिहासिक काल का पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल और उच्च पूर्व पाषाण काल देखा है, उसमें हमें नहीं मिल रहा है। लेकिन अब उच्च पूर्व पाषाण काल में हमें मिल रहा है। लोहदा नाला से क्या है? हड्डी की बनी हुई एक प्रतिमा मिलती है। हड्डी की बनी हुई प्रतिमा मिलती है, उसको हम माता देवी कहते हैं और उसकी पूजा करते हुए, इसीलिए उन्होंने उसको बनाई होगी। ठीक है, महाराष्ट्र स्थित पटने में शुतुरमुर्ग के अंडे के खोल मिलते हैं और उस पर चित्रकारी भी हमें देखने को मिलती है। कहाँ पे मिलती है? महाराष्ट्र के पटने में चित्रकारी इसके शुतुरमुर्ग के अंडों पर देखने को मिलती है। उच्च पुरापाषाण काल की विशेषता है। ठीक है, इस पर इसको कुरेद कर बनाई गई चित्रकारी थी। ठीक है, शुतुरमुर्ग के अंडों की चित्रकारी सबसे पहले 1860 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के केन नदी के किनारे से प्राप्त हुई थी। ठीक है, आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में स्थित बिरला सुरग्राम प्लेस याद रखिए, बिरला सुरग्राम से प्राचीनतम चूल्हे के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कुर्नूल से पुरापाषाण काल में राख के साक्ष्य मिले। अब जब प्राचीनतम चूल्हे अगर आपको बिरला सुरग्राम से मिलते हैं तो वहां पर राख अवश्य होगा। तो यदि प्रश्न ऐसे पूछा जाए कि कौन से जगह से राख के साक्ष्य मिले, राख के टीले मिले, तो आपको कुर्नूल से मिल सकता है। यदि पूछा जाए प्राचीनतम चूल्हे कहाँ से मिले, वो भी आपका बिरला सुरग्राम से आ जाएगा। ठीक है, इसको मैग्डेलियन संस्कृति कहा जाता है। जो अपर पैलेलिथिक एज है उसको मैग्डेलियन संस्कृति कहा जाता है। ये अंतिम जो टाइम पीरियड था इसका, उसको मैग्डेलियन संस्कृति कहा जाता है। यह मूलतः पश्चिम यूरोपीय संस्कृति का नामकरण फ्रांस की वेजेरे घाटी में स्थित ला मेडेलियन नामक स्थान से प्राप्त शैलाशय का मतलब जो आपका फ्रांस में एक ला मेडेलियन संस्कृति थी, उसके आधार पर इसका नाम रखा गया। मतलब उच्च पुरापाषाण काल को आप अपर पैलेलिथिक एज को आप मैग्डेलियन संस्कृति भी कहते हैं। ठीक है, और इस काल में जो है, इस उच्च पुरापाषाण काल में क्या है कि नए चकमक उद्योग की स्थापना हो गई थी। ठीक है, चकमक उद्योग, अब जो मैंने अभी बात की थी ब्लेड की, ब्यूरिन की, चकमक मतलब चमकदार, बिल्कुल घिसे हुए, जिससे चमक सूर्य की रोशनी में चमकते थे, मतलब इस तरह के औजार बन गए, जैसे चाकू संस्कृति भी इसको कहा जाता है। ठीक है, और आधुनिक स्वरूप वाले मानव यानी होमो सेपियंस प्रज्ञ मानव इसी उच्च पुरापाषाण काल में आया। यहीं पर उसने दिमाग लगाना शुरू किया कि यदि हम औजारों को घिसेंगे, पहना करेंगे, तेज करेंगे तो और आसानी हमें हो जाएगी। किसके लिए? और आसानी हो जाएगी शिकार के लिए, पशुओं को मारने के लिए, जंगली जानवरों को मारने के लिए, और शिकार जो है भोजन की जो है उपलब्धता हमारे लिए आसान हो जाएगी। तो ये था ऐतिहासिक काल। इतिहास को हमने पढ़ा, इतिहास को हमने ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में बांटा। फिर उसके बाद हमने फिर पाषाण काल में आए। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा है, मध्य पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और क्या होता है नव पाषाण काल। फिर आपका हमने जो पूरा पाषाण काल है, पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा है। 3 भागों में कौन कौन से है? ये है पूर्व पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, फिर उच्च पाषाण काल। तो आज हमने पूर्व पाषाण काल को पढ़ लिया है, इतिहास के साथ साथ, यानी प्रागैतिहासिक के साथ साथ प्रागैतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल को भी पढ़ लिया है। उसमें जो हमारा पूर्व पाषाण काल आता है उसको भी हमने जान लिया है। उसमें जो अलग 3 पार्ट है वो भी हमने जान लिए है, पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल
उच्च पुरा पाषाण काल। अब अगली जो वीडियो है वो आएगी मध्य पाषाण काल पे और नव पाषाण काल पे। मध्य और नव पाषाण काल में इकट्ठा ही आपको कराऊंगा क्योंकि उनमें ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। मध्य पाषाण काल में व्यक्ति और बुद्धिमान हो गया था, जो चीज उसने मध्य पाषाण काल में की नव पाषाण काल में थोड़ा और विकसित होकर उसने वो काम की। तो आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। कोई दोस्त यदि स्टेट पीसीएस के एग्जाम की तैयारी कर रहा है या फिर पीजीटी की तैयारी कर रहा है, टीजीटी की तैयारी कर रहा है या फिर यूजीसी नेट के लिए कोई तैयारी कर रहा है तो उस तक की वीडियो जरूर पहुंचाए। देखते रहिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए और धन्यवाद।